अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आप सभी का ब्राइट फ्यूचर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने बहुत ही प्यारे और मज़ेदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स पर डिस्कशन करा है। तो ये क्लास भी आपकी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसे बीच में स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, वे समष्टि अर्थशास्त्र का बेस है। इसी की सहायता से आप पूरी बुक को मज़ेदार तरीके से अध्ययन कर सकेंगे और समझ सकेंगे। तो इसे अध्ययन करते हैं हम और स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वह है वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के इसमें दो मूल आधार लिए हैं। पहला तो उनकी अवस्थाओं के आधार पर इसको वर्गीकृत किया है कि ये उत्पादन सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अभी अंदर ही हैं, मतलब कि अभी पार करने में बाकी हैं। अभी इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये बॉर्डर को पार कर सकें। वे वस्तु हो गई एक तो, और एक वे वस्तुएं हैं जिनके पास इतनी हिम्मत है जो कि बॉर्डर को पार कर सकें। ठीक है, तो पहली वस्तु है उत्पादन अंतिम वस्तुएं और दूसरी होगी हमको मध्यवर्ती वस्तुएं। इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? इनकी अवस्था के आधार पर, उत्पादन सीमा के आधार पर। उत्पादन सीमा क्या होगी भैया? एक ऐसी बॉर्डर जिसके पार जाने पर एक वस्तु कंप्लीट होती है, जो अंतिम रूप से उपयोग के लिए तैयार है। ठीक है, एक मध्य और उत्पादन सीमा के अंदर वाली वे वस्तुएं होती हैं जो कि अभी अंतिम रूप से उपयोग के लिए पूर्णतः तैयार नहीं है। तो उस आधार पर हमने इनको दो वर्गों में करा है, इसको वर्गीकृत किया है, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होंगी जो अंतिम रूप से उपयोग के लिए पूर्णतः तैयार हैं, जिनमें मूल्य वृद्धि करना बाकी नहीं है। ये पूर्णतः मूल्य वृद्धि के समय कर चुकी हैं। अब ये अंतिम रूप से संतुष्टि के लिए प्रदान करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम सीमा रेखा को अभी पार करना बाकी है, इनमें अभी मूल्य वृद्धि करना बाकी है। कुल मिला के ये रो मटेरियल होती हैं, अभी ये पूर्णतः तैयार नहीं है। ठीक है, दूसरा जो आधार है इनके उपयोग के, इनके उपभोक्ता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करता है। उपयोग के आधार पर, ठीक है, कि एक वस्तु का अंतिम उपयोग कौन करता है और क्यों, किस कारण करता है। तो एक कोई भी वस्तु है, उसका दो कारण से उपयोग किया जाएगा। या तो उसका उपभोग के उद्देश्य से किया जाएगा या फिर अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाएगा। तो वे वस्तुएं जो अंतिम रूप से उपयोग के लिए, उपभोग के लिए प्रयोग की जाती हैं, उनको हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। आई बात समझ में? पूंजीगत वस्तुएं उनको कहा जाता है जिनकी कीमतें बहुत हाई है, अति, और वह अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम आती हैं। उदाहरण ले लो, कोई भी उद्योग में जितनी भी मशीनें होती हैं महंगी वाली, सस्ती मस्ती को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीनें, महंगी महंगी मशीनें होती हैं ना, वे आती हैं इसके अंतर्गत। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें, ठीक है, अब हम इसमें लेते हैं किसको, अरे सॉरी, हाँ, अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं क्या होती है? अंतिम वस्तुएं, सॉरी, हाँ, अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं हैं कौन सी, जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं, जो बॉर्डर को पार कर देती हैं, उनको अंतिम वस्तुएं कहते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए आगे। और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं। अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए, प्रयोग के लिए पूर्णतः तैयार वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, अब अंतिम वस्तुओं का वर्गीकरण, अरे अंतिम वस्तुओं, अरे
अम, अंतिम वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? दो आधार पे, दो वर्गों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। एक तो हो गया अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है, एक होगा अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अब वे अंतिम वस्तुएं जिनका अंतिम उपयोग एक उपभोक्ता करता है उसे कहते हैं अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं। वे अंतिम वस्तुएं जिनका अंतिम उपयोग एक उत्पादक करता है उन्हें कहते हैं अंतिम उत्पादक वस्तुएं। आई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनने अभी बॉर्डर को पार नहीं करा है। आई बात समझ में? हम डिस्कस करते आ ही रहे हैं, जिन्होंने बॉर्डर को पार नहीं किया है इनकी अभी मूल्य वृद्धि करना बाकी है, ठीक है, रॉ मटेरियल है कुल मिला के। तो इन वस्तुओं को कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। अब मध्यवर्ती वस्तुएं की डेफिनेशन देख लेते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं, इनमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी है और ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं होती हैं। तैयार नहीं होती हैं, अंतिम वस्तुएं प्रयोगकर्ता के लिए अभी तैयार नहीं होती हैं, सीमा रेखा के अंदर होती हैं, अभी मूल्य वृद्धि की जानी बाकी है। आई वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी बाकी है, सीमा के अंदर हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं, इसमें सीमा के अंदर है, अभी बॉर्डर को पार नहीं किया है, मूल्य वृद्धि करना अभी बाकी है और अभी अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। एक और डेफिनेशन है अथवा। तो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वे वस्तुएं हैं जिन्हें एक फर्म द्वारा अन्य फर्म से या तो पुनः बिक्री के लिए या कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए खरीदा जाता है, ठीक है। आई बात समझ? एक उदाहरण ले लेते हैं हम। एक हो गया, क्या कहते हैं, कौन, एक थोक विक्रेता है जो शर्ट का व्यापार करता है। उसने एक शर्ट एक दुकानदार को 900 रुपये में बेची। वह दुकानदार उसे उपभोक्ता को 1000 रुपये में बेचता है। तो जो दुकानदार रहता है उसके लिए जो शर्ट पहले ली उसने, वे एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि अभी उसमें और मूल्य वृद्धि की जानी बाकी है और उसे अभी पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक आ गया? पुनः बिक्री के लिए भी खरीदा गया है और उसमें मूल्य वृद्धि करना बाकी है, तो इसी कारण इसको मध्यवर्ती वस्तु कहा जाएगा। तो यही इस डेफिनेशन में कहा गया है। आई बात समझ? चलिए आगे। अब इसमें डिफरेंस कर रहा है मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में जो क्या अंतर है। ये अंतर कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से देख लो। मध्यवर्ती वस्तुएं ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया ये। अब ये वाला देखते हैं। ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? उपयोग के लिए अभी तैयार हो गई हैं और ये अभी तैयार नहीं थी, सीमा रेखा को अंदर है और इन्होंने बॉर्डर पार कर दी। आई बात समझ में? ये दो मैंने है। अब सेकंड जो टॉपिक है वो कहता है, डिफरेंशिएट करता है इनको। लेखा वर्ष के दौरान, एक वर्ष के दौरान मतलब एक निश्चित समय की अवधि के अंदर अंतर्गत इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आई बात समझ? दूसरा जो इसका है वह ये है, लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है, पुनः बिक्री की जाती है इनकी, ठीक है। लेखा वर्ष के दौरान, अब ये वाला देख रहे हैं हम, लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देख लो। इन वस्तुओं में अभी मूल्य वृद्धि की जानी है, इन वस्तुओं की मूल्य वृद्धि नहीं की जानी, क्योंकि ये मूल्य वृद्धि के चरण को कंप्लीट करके ही यहाँ तक पहुँची हैं और इनमें अभी करनी बाकी है। पांचवा पॉइंट देख लो। इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को मध्यवर्ती उपभोग अथवा मध्यवर्ती लागत कहा जाता है, ठीक है। पांचवा इसका देख लो। इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को
अंतिम व्यय C+I मतलब कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, मध्यवर्ती लागत कहा जाता है या मध्यवर्ती उपभोग कहा जाता है। इसमें कहा जाता है अंतिम व्यय कहा जाता है। ठीक है, इन वस्तुओं का राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित की नहीं किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन में इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता। अब जो इसका छठवां पॉइंट है, इन वस्तुओं का राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये 6 के 6 पॉइंट समझ में आ गए होंगे और इन्हें अच्छे से देख लेना, क्योंकि डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं या उत्पादक, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन एक ही चीज़ है। उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं एक ही चीज़ है। तो कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान रखना। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। मानवीय आवश्यकताएं, कुछ भी मानव की जो आवश्यकता होती हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने वाली हर वो वस्तु को उपभोग वस्तु कहा जाता है। आई बात समझ में? उपभोग वस्तुओं को 4 वर्गों में, श्रेणियों में बांटा जाता है। एक हो गई टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, एक हो गई अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, एक हो गई गैर टिकाऊ अथवा एकल उपयोग उपभोग वस्तुएं, और सेवाएं। 4 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया जाता है। किसको? उपभोग वस्तुओं को। अंतिम टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होंगी जिनका कई वर्षों तक, कई सालों तक प्रयोग किया जाता है, वे होंगी टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। इनका मूल्य थोड़ा ऊंचा होता है। अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका कुछ एक लिमिटेड समय तक, जैसे कुछ सालों तक, 1-2 साल हो गए, तब का उपयोग किया जाता है, उन वस्तुओं को टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। वो सॉरी, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। टिकाऊ उपभोग वस्तु का उदाहरण है अपना हो गया ट्रैक्टर हो गया, और सॉरी मशीनें हो गई किस प्रकार की, ये मतलब उपभोग घर पे यूज़ की जाने वाली मशीन है, वो टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहलाएंगे। अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं जो मतलब 1-2-3 साल के लिए उपयोग की जाती हैं, बल्ब हो गए अपने, ऐसी चीज़ें अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। गैर टिकाऊ अथवा एकल उपयोग उपभोग वस्तुएं, गैर टिकाऊ मतलब कि जो एक बार ही उपयोग की जा सकती हैं, मतलब है गैर टिकाऊ जो टिकाऊ ना हो, और एकल उपयोग मतलब एक बार ही उपयोग की जाती हैं, उन वस्तुओं को के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि जैसे हम खाद्य पदार्थ हो गए, दूध हो गया, चाय हो गया, ये एक बार के उपयोग के बाद समाप्त हो जाती हैं, तो इनको एकल उपयोग उपभोग वस्तु में वर्गीकृत किया जाता है। सेवाएं, तो इन 4 वर्गों में इसको विभाजित किया जाता है। किसको? उपभोग वस्तुओं को। आई बात समझो? अब हमारा आ गया पूंजीगत वस्तुएं। तो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? जिनकी कीमत बहुत ऊंची होती है, पहली बात तो ये याद रखो। दूसरा हो गया कि इनका कई वर्षों तक उत्पादकों द्वारा उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो ये 2 मेन पॉइंट हैं जिनको ध्यान रखना। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। ठीक है, इन वस्तुओं का उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कई वर्षों तक इनका उच्च मूल्य होता है। ठीक है, वही पॉइंट हैं जो हम डिस्कस कर लिए हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग करने से इनका मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास होता है कई वर्षों तक जब हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसके जो मूल्य में गिरावट होती है, उसमें जो टूट फूट होती है, उस चीज़ को कहते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या क्या है? प्लांट और मशीनरी। ठीक है, अब आगे आप जो इनका डिफरेंस है उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं, इनको भी देख लेते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, अच्छे से कंठस्थ कर लें इसको। ठीक है, अब उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, आई बात समझ। कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। उपभोग वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती हैं। अभी हाल हमने देखा है। ये क्या है? पूंजीगत वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि नहीं करती हैं, यह ध्यान रखना। ठीक है, ये वस्तुएं उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है, ये याद रखना, जो पॉइंट यहाँ लिख रहे हो आप उसका ही उल्टा होना चाहिए यहाँ, तब इसमें डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है एक चेकर के ऊपर, इसलिए ऐसा ही कारण, जो पॉइंट यहाँ लिखा है उसका ही उल्टा हो
यहाँ, तो वो बेस्ट है। ये वस्तुएं खरीदने पर परिवारों द्वारा उपयोग की जाती हैं। ठीक है, ये वस्तुएं खरीदने पर परिवारों द्वारा उपयोग की जाती हैं। ये वस्तुएं परिवारों द्वारा उपयोग नहीं की जाती। कौन इसका उपयोग करता है? उत्पादक करता है। इसके बजाय ये उत्पादकों द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसमें उत्पादन मतलब उत्पादक होता है वो इसका उपयोग करता होता है, और इसमें उपभोक्ता होता है, परिवार होता है, वे इसका अंतिम उपभोग तक करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। ठीक है, और पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए व्यय को निवेश कहा जाता है, निवेश व्यय। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है, अरे क्या हो रहा है भैया, हाँ, तो उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण लोगों का उच्च स्तर पर कल्याण होता है। ठीक है, ये उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। अब कल्याण कैसे होता है? ज़्यादा खाएंगे, अच्छा खाएंगे तो पौष्टिक है, हेल्दी रहेंगे, तो कल्याण हुआ। उनके जीवन गुणवत्ता में वृद्धि करता है। अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे रहन सहन होगा, तो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। तो वही चीज़ इसमें कही गई है। पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? इसमें उत्पादन क्षमता अधिक होती है। ये एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि की रीढ़ की हड्डी अर्थात आधार कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद की रीढ़ की हड्डी मतलब कि पूंजीगत वस्तुएं जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा उत्पादन होगा, उतना ज़्यादा देश की राष्ट्रीय आय होगी। तो ये सकल घरेलू उत्पाद की रीढ़ की हड्डी कहलाती हैं। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर बहुत ही आसान तरीके से आसान लगा होगा, सरल लगा होगा और समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे संबंधित कुछ भी डाउट है तो कमेंट करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, बिल्कुल शर्म ना करें, पूछ लीजिए। जितने ज़्यादा आप डाउट पूछेंगे उतना ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगा। ठीक है, अगर आप डाउट करने में शर्माएंगे तो आपका बेस रहेगा वह हो जाएगा कमज़ोर। तो मेरे ख्याल से आपको सब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो प्रॉब्लम आए वो कमेंट में पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरे हिसाब से तो आनी ही चाहिए, आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और सब मतलब कि शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा ही लोगों को फ़ायदा होगा। लॉकडाउन में वैसे भी ऑनलाइन स्टडी की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर शायद किसी की ज़िंदगी संवार दे, इसलिए ऐसे काम में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और नहीं लगी हो तो आप कमेंट में बताएं कि क्या कमी है जो हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय। कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।